हेलो फ्रेंड्स एंड वंस अगेन वेलकम टू अवर चैनल मैकेनिकल मेजर। हमने लास्ट क्लास में डीपीएस भी पढ़ा था और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके इंडियन पॉलिटी का। और यहाँ से हर बार क्वेश्चन आते हैं, आपको ये टॉपिक पढ़ के ही जाना है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति का जो पद है वह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन भी यहाँ से हर साल पूछे जाते हैं। तो आपको ये जो है ये हमारा राष्ट्रपति पद जो है वो पार्ट 5 में दिया गया है। पार्ट 5 जो है वो द यूनियन स्टार्ट होता है, वहाँ से सारे जो केंद्र के जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी संसद वगैरह है, वो सब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। और राष्ट्रपति की अगर मैं बात करूँ तो उनका जो आर्टिकल है वो आर्टिकल मेंशन है, आर्टिकल 52 ये बोलता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, और आर्टिकल 52 के बाद अगर हम इम्पॉर्टेंट एक आर्टिकल देखें तो वो होगा आर्टिकल नंबर 54। देखिए, आपको सब आर्टिकल्स नहीं पढ़ने हैं, जितने मैं लिखाऊंगा बस उतने ही पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत है। द आर्टिकल 54 इज द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति चुनाव कैसे होगा, राष्ट्रपति के चुनाव किस तरह से होता है, उसके लिए डिफाइन करता है कौन, इलेक्शन, आर्टिकल 54। देन हम यहाँ जानते हैं कि आप अगर कभी वोटिंग करने गए होंगे तो आपने कभी भी राष्ट्रपति के पद की वोट नहीं डाली होगी, क्योंकि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। आपके द्वारा चुने हुए जो भी एमएलए और एमपीज होंगे वो जाकर के इन वोट्स को डालते हैं और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भाग लेते हैं। तो इलेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें कौन होंगे, तो इसमें होंगे इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस, मतलब मेरा बोथ द हाउसेज, या इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट बोल सकते हैं, या बोथ द हाउसेस बोल सकते हैं। आगे बताएंगे लोकसभा एंड राज्यसभा, आपको पता ही होगा। देन इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स, इसका मतलब जो भी आपके एमएलएज हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं स्टेट्स के, वो होंगे। और तीसरा जो इसमें भाग लेते हैं वो हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ, देखिए दो हमारे पास यूनियन टेरिटरी है जिनके पास क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर है, दैट इज दिल्ली एंड पुडुचेरी। ये दोनों के भी इलेक्टेड मेंबर्स इसमें पार्ट होते हैं। क्लियर है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे, तो दोनों राज्यसभा और लोकसभा के चुने हुए सदस्य, याद रखिएगा वर्ड इज इलेक्टेड मेंबर्स, नॉट ऑल द मेंबर्स। मैं बताऊंगा आगे। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, सारे राज्यों के राज्य विधानसभाओं के चुने हुए मेंबर्स। और तीसरा होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। ये दोनों क्या है, यूनियन टेरिटरी है। इन दोनों यूनियन टेरिटरी के भी इलेक्टेड मेंबर्स भाग लेते हैं। अब इलेक्टेड मेंबर्स यहाँ क्यों लिखा गया है, क्योंकि नॉमिनेटेड जो मेंबर्स हैं, नाम निर्दिष्ट सदस्य जो होंगे वो इसका भाग नहीं होते। आगे हम देखेंगे वो कहां पर भाग बनेंगे, लेकिन इलेक्शन में याद रखना है कि जो इलेक्शन कौन करेगा, जो चुन के गए हैं वही इलेक्शन करेंगे। ऐसा आप कोड लैंग्वेज में याद रख सकते हैं। देन हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 55 की। तो आर्टिकल 55 में बोला है मैनर ऑफ द इलेक्शन, कैसे इलेक्शन होगा। 54 इज द इलेक्शन होगा, 55 इज द मैनर ऑफ द इलेक्शन। और मैनर ऑफ द इलेक्शन कैसा होगा, तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे ये सारे मेंबर्स, चुनाव उनका करेंगे। देन वो जो वोटिंग होगी वो प्रोपोर्शनल वोटिंग होगी एंड दैट इज प्रोपोर्शनल वोटिंग के साथ साथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड सीक्रेट बैलेट वोटिंग यहाँ होगी। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इनको दिया जाता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है, मतलब जो अनुपातिक जो प्रणाली है, अनुपातिक प्रणाली के तहत इन्हें क्या किया जाता है, चुना जाता है राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो भी डाउट्स हैं, जो भी डिस्प्यूट्स हैं, विवाद हैं, वो सारा कौन देखेगा, तो वो देखेंगे सुप्रीम कोर्ट देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अलावा और किसी कोर्ट के पास पावर नहीं है कि राष्ट्रपति चुनाव से रिलेटेड कोई भी जो भी डाउट्स हैं, डिस्प्यूट्स हैं, उनको सॉल्व
करे या फिर उनको देखे। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। ऐसा कौन व्यक्ति है जो राष्ट्रपति बन सकता है? भारत के राष्ट्रपति होने के लिए एक व्यक्ति में क्या क्या अर्हताएं होनी चाहिए? व्हाट आर द क्वालिफिकेशन? सबसे पहला है कि वो सिटीजन होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली 35 ईयर से ज्यादा का उसकी एज होनी चाहिए, 35 साल की उम्र से ज्यादा होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। देन थर्ड वन इज ही शुड बी द मेंबर, मतलब ही शुड बी क्वालिफाइड एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के सदस्य चुने जाने की उसमें पात्रता होनी चाहिए। देन मेंबर्स ऑफ लोकसभा, ये यहाँ पर मेंबर्स लिख सकते हैं कि मैं मतलब क्वालिफाइड एज अ मेंबर फॉर लोकसभा। ओके, आपको ये नोट्स में मिल जाएगा डिटेल में, क्वालिफाइड एज अ मेंबर्स ऑफ लोकसभा, नॉट द मेंबर्स ऑफ लोकसभा। ओके, मेंबर अगर कोई लोकसभा का मेंबर है, यदि वह राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहा है तो फिर पहले उसे अपना पद रिक्त करना पड़ेगा, वो खैर कहानी दूसरी है, बट यहाँ पर आपको याद रखना है क्वालिफाइड एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। देन लास्ट वन इज शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ का पद नहीं ग्रहण किया होना चाहिए। लाभ का पद क्या है, आपके मन में क्वेश्चन आएगा। तो देखिए, लाभ का पद ये होता है कि मान लीजिए आप किसी एक पद पर बने हुए हैं और उस पद पर बनने हुए आप क्या कर रहे हैं, राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले रहे हैं, तो आपको वो पद पहले रिक्त करना पड़ेगा। जैसे कि माननीय राष्ट्रपति अभी जो है हमारे रामनाथ कोविंद जी, वो पहले क्या थे, वो गवर्नर के पद पर थे, तो उन्होंने गवर्नर के पद को छोड़ करके राष्ट्रपति चुनाव में फिर हिस्सा लिया। ऐसे ही एक एग्जाम्पल है, अगर वो होते तो या फिर होंगे तो वो उन्हें ऐसा करना पड़ेगा, नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। और आपको याद रखना है, एक यूपीएससी का क्वेश्चन था कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट डिफाइंड है कि नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आपको याद रखना है देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान लाभ के पद को परिभाषित नहीं करता। देन हम आगे बात करेंगे, तो क्वालिफिकेशंस ये 4 हैं। इसके अलावा जो है वो बहुत छोटे क्वालिफिकेशंस या फिर बोल सकते हैं कंडीशंस है, जैसे आपके पास 50 इलेक्टर्स होने चाहिए एज प्रॉस्परर्स एंड 50 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स होने चाहिए, और सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है 15,000 आपको आरबीआई में जमा कराना है। ये सारी चीजें कंडीशंस है नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए। फिर अब हम बात करते हैं ओथ की। तो राष्ट्रपति को ओथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति तो सर्वोच्च पद होता है भारत के जो भी न्याय प्रणाली एग्जीक्यूटिव का। तो आपको याद रखना है कि अगर एग्जीक्यूटिव में टॉप हो गया है, देन हम कहाँ चलेंगे, जुडिशियरी में चलेंगे। और कौन दिलाएगा इन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। लेकिन आप एक चीज याद रखिए, अभी ये मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिला रहे हैं, लेकिन जब मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलानी होती है तो कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो एक दूसरे को ये शपथ दिलाते हैं, लेकिन जब ये अपने पद पर बने होते हैं, चेंज होने वाले में नहीं होते। ऐसा आप याद कर सकते हैं, ये आर्टिकल 60 में लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर भी जरूरी नहीं है बहुत ज्यादा, बट आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है। देन हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 61 की, वो होता है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। मान लीजिए प्रेसिडेंट को पद से हटाना है, पद रिक्त करना है, तो एक तो वो सीधा सीधा इस्तीफा लिख के दे दें कि मैं राष्ट्रपति नहीं बनना चाहता हूं, किनके नाम पे? तो उपराष्ट्रपति के नाम पे। दूसरा होता है कि राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो प्रक्रिया होती है वो आर्टिकल 61 में डिफाइंड है, दैट इज इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। पदच्युत करने की जो प्रक्रिया है वो किसी भी हाउस में, आइदर ऑफ द हाउस, मतलब लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में से किसी भी हाउस में इनिशिएट की जा सकती है, उसे प्रारंभ किया जा सकता है। जो इस प्रक्रिया के लिए जो लाया जाएगा, मोशन लाया जाएगा, उसे 1/4 मेंबर्स ऑफ द हाउस, उनको क्या द्वारा क्या किया जाएगा? उनके द्वारा साइन किया जाना है। वहां पर 1/4 मेंबर्स क्या करेंगे? उसमें साइन करेंगे, ठीक है। और 14 डेज का नोटिस दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? राष्ट्रपति को, कि आपको पदच्युत करने की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ की जा चुकी है। देन अगर वो प्रपोजल 2/3 ऑफ द मेंबर्स, ठीक है, 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप, 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप्स, ठीक है, कौन से हाउस के? बोथ द हाउसेस, मेंबरशिप ऑफ बोथ द हाउस, 2/3 मेंबर्स ऑफ द बोथ द हाउसेस, वो अगर पास किया जाता है तब राष्ट्रपति जो है वो इम्पीच्ड माने जाएंगे, मतलब अपने पद से हटा दिए जाते हैं। तो ऐसा कभी हुआ है क्या? तो ऐसा भारत में अभी तक कभी नहीं हुआ, नॉट हैपन, ठीक है।
अभी तक तो नहीं हुआ है, हो सकता है आगे कभी ऐसा हो, बट अभी तक भारत में ऐसी कोई भी राष्ट्रपति को पद से हटाया नहीं गया है। अगर आप समाचार फॉलो करते होंगे तो अभी थोड़े दिन पहले ही अमेरिकन राष्ट्रपति के ऊपर इम्पीचमेंट का प्रोसेस लागू किया गया था, लेकिन वो भी पास नहीं हो पाया था। लेकिन आपको याद रखना है कि इम्पीचमेंट ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट एंड इम्पीचमेंट ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंट, दे आर बोथ नॉट द सेम प्रोसेस, दोनों ही अलग अलग प्रक्रिया है। वहां कुछ और सिस्टम फॉलो होता है, हमारे यहाँ कुछ और सिस्टम फॉलो किया जाता है। आपको अपने यहाँ का याद रखना, अमेरिका का आपको नहीं पूछेगा। देन आप बात करते हैं कि अब इनमें कौन कौन मेंबर्स भाग लेंगे। हमने यहाँ लिख दिया टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर नॉमिनेटेड मेंबर्स भी भाग ले सकते हैं, जो ऐसे सदस्य जो नाम निर्दिष्ट हुए हैं, जिनका नाम जो नॉमिनेट होकर के सदन में गए थे। आपको याद होगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि वो इलेक्शन का भाग नहीं थे, बट यहाँ पर आपको याद रखना है कि वो इम्पीचमेंट का भाग होंगे। तो दोनों ही मेंबर्स हो सकते हैं, राज्यसभा लोकसभा के और आपके स्टेट लेजिस्लेचर्स के। देन इलेक्टेड मेंबर्स जो थे हमारे दिल्ली और पुडुचेरी के, वो यहाँ इलेक्शन के भाग जरूर थे, बट इम्पीचमेंट में आपको याद रखना है, यहाँ कहीं पर भी मैंने आपको दिल्ली और पुडुचेरी का जिक्र नहीं किया। इसका मतलब केवल और केवल बोथ द हाउसेस, लोकसभा प्लस राज्यसभा, इन्हीं दोनों के ही पास पावर है प्रेसिडेंट को हटाने की। दिल्ली पुडुचेरी के पास कोई भी पावर नहीं है। तो ऐसे ही आपको चीजों को याद रखना है। क्लियर है। देन हम बात करते हैं इनके पावर्स की। तो पावर्स तो ऐसा है कि पावर्स तो बेइंतहा है इनके पास, अगर आप बोले एक तरह से, क्योंकि इनके जो पावर्स हैं वो भारत में सबसे ज्यादा पावरफुल है। लेकिन आपको कभी ऐसा प्रतीत होता होगा कि राष्ट्रपति से ज्यादा पावरफुल प्राइम मिनिस्टर है। आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा, क्योंकि राष्ट्रपति को आप ज्यादातर सामने देखते नहीं है, आप देखते किनको हैं, प्रधानमंत्री को ज्यादा देखते हैं। तो ये सवाल है, ये जरूर आप चर्चा करिएगा कभी लाइव क्लास में, मैं आपको बताऊंगा, ये आपके थोड़ा डिस्कशन का भाग है, बट क्वेश्चन आपको ये नहीं आएगा, आपको मेंस में सब नहीं लिखना है। देन पावर्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जो पावर है वो हम देखेंगे कि एग्जीक्यूटिव पावर्स। एग्जीक्यूटिव पावर्स जो कि उनके डिफरेंट एग्जीक्यूशंस को दिखाता है। हमको पता है कि वो एग्जीक्यूटिव हेड हैं। तो सबसे पहला जो पावर है वो है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी क्या होंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी डिसीजंस होंगे वो इन्हीं के नाम पे लिए जाते हैं, राष्ट्रपति के नाम पर। देन प्राइम मिनिस्टर्स एंड अदर मिनिस्टर्स, इनको अपॉइंट करने का, अदर मिनिस्टर्स को क्या करने का, अपॉइंट करने की शक्ति इनके पास है प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर। देन हम बात करें अटॉर्नी जनरल आप हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 76, भारत के महान्यायवादी, इनको अपॉइंट करते हैं। देन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये भी अपॉइंटमेंट है 148 आर्टिकल के तहत। देन चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त और अदर जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। देन यूपीएससी के मेंबर्स और चेयरमैन की नियुक्ति करते हैं। फिर है मोस्ट इंपॉर्टेंट इज गवर्नर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर्स की नियुक्ति, राज्यपालों की नियुक्ति और फाइनेंस कमीशन। देन आर्टिकल नंबर 280, ये हम पढ़ेंगे आर्टिकल फाइनेंस कमीशन, वहां पर ये वित्त आयोग की रचना करेंगे। देन हम बात करें कि जो यूनियन के जो भी क्या है इंफॉर्मेशन है वो क्या करते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर के थ्रू अपने पास मंगाते हैं, ये भी उनका एग्जीक्यूटिव पावर ही है। देन अगेन इंपॉर्टेंट कि एसटी और एससीज के लिए ये कमीशन की नियुक्ति कर सकते हैं। एसटी एससी के लिए कमिटीज की नियुक्ति करते हैं, जो कि इन्वेस्टिगेट करता है उनके कंडीशंस को, और भी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी ये करा सकते हैं। देन यूनियन टेरिटरीज में ये एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति करते हैं, जिनसे क्या हो सके, उनका एडमिनिस्ट्रेशन हो सके। ठीक है, प्रशासक इन्हें बोला जाता है। केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासक की नियुक्ति कर उनका प्रशासन चलाने के लिए उन्हें अपॉइंट करते हैं, ये भी राष्ट्रपति ही करेंगे। उसके बाद ये किसी भी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर वहां पर के संचालन हेतु कमिटीज का फॉर्मेशन। देन ट्राइबल एरियाज को, जो नॉर्थ ईस्ट के कुछ एरियाज है उनको भी डिक्लेयर करने का जो अधिकार है वो किसके पास है, वो पावर जो है वो राष्ट्रपति के ही पास है। ये सारी इनकी कौन सी पावर्स हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स। देन हम बात करेंगे लेजिस्लेटिव पावर्स। लेजिस्लेटिव मतलब विधायी शक्तियां जो विधायिका से संबंधित हैं। कार्यपालिका शक्तियां तो हमने देख ली, कार्यपालिका से जो संबंधित है। अब विधायी शक्तियां देखते हैं। तो सबसे पहले आएगा कि समन
द हाउस, समन और प्रोरोग द पार्लियामेंट, फिर डिसॉल्व द लोकसभा, लोकसभा का विघटन ये कर सकते हैं, डिसॉल्व द लोकसभा। देन हम बात करें कि जॉइंट सिटिंग, दोनों के संयुक्त बैठक, जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउस, इनको भी बुलाने का काम किनका है? बुलाने का काम है राष्ट्रपति का। आगे पढ़ाऊंगा मैं 108 आर्टिकल में जॉइंट सिटिंग क्या है। देन उसके बाद हम पढ़ें कि ये एड्रेस करेंगे किसको? पार्लियामेंट को, बोथ द हाउसेस को। कब? जब फ्रेश इलेक्शन होगा और साल के फर्स्ट मीटिंग में। देन लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं एज ए चेयरमैन यदि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद जो है वो रिक्त है। इफ द सीट ऑफ द डिप्टी स्पीकर एंड स्पीकर फॉल वैकेंट देन ही कैन नॉमिनेट एनी मेंबर फ्रॉम द लोकसभा एंड राज्यसभा टू एक्ट एज द चेयरमैन। उसके बाद ये 12 ऐसे मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं जो कि क्या है? राज्यसभा के लिए नाम भेजे जाते हैं। वो 12 मेंबर्स क्या होंगे? किसी फील्ड में अपना एक विशेष नॉलेज रखते हो, जैसे आर्ट्स, साइंस, देन आपका लिटरेचर, सोशल सर्विस, इसमें स्पोर्ट्स को भी इंक्लूड किया गया है। जैसे आपका सचिन तेंदुलकर जी को जब ये लिया गया था तो स्पोर्ट्स को भी उसमें इंक्लूड किया गया है। देन हम बात करें कि ये और क्या कर सकते हैं, तो ये अभी जो लेटेस्ट इनका जो बहुत अच्छा एक बोल सकते हैं कि पॉइंट है हमारे पास, कभी भी आंसर राइटिंग में आपके काम आएगा। बट यहाँ पर आपको आंसर राइट नहीं करना है, आपको ऑप्शन टिक करना है। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि बिल्स, जो भी बिल्स हैं, कौन सी बिल्स? उनके जो प्रायर परमिशन वाली, जैसे मनी बिल हम पढ़ेंगे, इसको भी मनी बिल्स क्या है, फाइनेंस बिल क्या है, ऑर्डिनरी बिल क्या है, सब आगे देखेंगे। अभी याद रखना है कि कुछ बिल्स ऐसे हैं जो उनके प्रायर रिकमेंडेशन के थ्रू ही प्रेजेंट किए जा सकते हैं, सदन में रखे जा सकते हैं, नहीं तो उन्हें रखा नहीं जा सकता। सॉरी। और जब बिल्स को उनके पास होने के बाद, दोनों हाउसेस ने जब उसको पास कर दिया है, तो दोनों हाउसेस के पास होने के बाद बिल कहाँ आता है? बिल इनके पास आता है। तो वो बिल को एसेंट दे सकते हैं, रोक सकते हैं, या वीटो पावर अपना यूज कर सकते हैं। फिर हम बात करें ऑर्डिनेंसेस की, तो ये ऑर्डिनेंस प्रमलगेट करते हैं। ऑर्डिनेंस जो प्रमलगेट करेंगे, ये आर्टिकल है 123 आर्टिकल नंबर 123 के तहत ये क्या कर सकते हैं? ऑर्डिनेंस प्रमलगेट कर सकते हैं। मान लीजिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही क्या है, अभी सदन जो है कार्यकाल नहीं है, या कोई भी एक सदन विघटित है और दोनों सदन एक साथ मिल करके किसी एक कानून को नहीं बना सकता। जब तक दोनों सदन नहीं करेंगे तब तक वो कानून पास नहीं होगा। तो ऐसे समय में ऑर्डिनेंस लाया जाता है और उस ऑर्डिनेंस को क्या किया जाता है? राष्ट्रपति फिर लागू करते हैं और 6 महीने के भीतर क्या करते हैं? दोनों सदन उसे अप्रूव करना पड़ता है, नहीं तो वो ऑर्डिनेंस जो है वो अपने आप खत्म हो जाता है। देन हम बात करें कि रिपोर्ट ये रखते हैं, कैग की रिपोर्ट। देन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बजट, आर्टिकल 112। ये क्वेश्चन अब भी आया आपके परसों के एग्जाम में, पूछा है आर्टिकल 112 दैट इज बजट, उसको पूछा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको वो सदन के सामने रखते हैं। देन यूपीएससी की रिपोर्ट, देन फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट, और भी ऐसे बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जो उनके थ्रू क्या की जाती है? टेबल किया जाता है बोथ द हाउसेस में। फिर हम बात करें फाइनेंशियल पावर्स की, वित्तीय शक्तियां क्या है। देखिए, अगर आपने राष्ट्रपति अच्छे से पढ़ा है तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होगी, क्योंकि इनकी शक्तियां बहुत है, क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। वित्तीय शक्तियों में सबसे पहले तो मैं जैसे आपको बताया कि मनी बिल जो है वो धन विधेयक केवल इनके प्रायर रिकमेंडेशन से ही इंट्रोड्यूस हो सकता है। देन डिमांड फॉर ग्रांट, ये आपको एक वर्ड मिलेगा, डिमांड फॉर ग्रांट। मान लीजिए किसी मिनिस्ट्री को पैसे चाहिए तो वो क्या करती है? वो अपनी डिमांड भेजती है कहाँ? फाइनेंस मिनिस्ट्री में। फाइनेंस मिनिस्ट्री उसको अपने बजट में डालती है और डिमांड फॉर ग्रांट के लिए उसे पुट किया जाता है। तो जब डिमांड फॉर ग्रांट होगा तो इनके प्रायर परमिशन से ही, इनके रिकमेंडेशन से ही वो क्या होगा? आगे बढ़ेगा। मतलब इनकी जो ये रिकमेंड करेंगे तभी क्या कर सकते हैं? डिमांड फॉर ग्रांट मिल सकता है। देन कंटिंजेंसी फंड, एक फंड आपने सुना होगा, नहीं भी सुने होंगे तो अभी सुन लीजिए। कंटिंजेंसी फंड और एक होता है कंसोलिडेटेड फंड, ये दोनों फंड्स भी मैं आपको पढ़ाऊंगा।
एक पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया भी होता है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। कंटिजेंसी फंड जो है आर्टिकल 367 है, ये यहाँ पर बोला गया है ये भारत की आकस्मिक निधि है। कोई भी ऐसी विपदा हो जाती है, कोई भी आपदा आ जाती है मान लीजिए अचानक से, तो ये कंटिजेंसी फंड से पैसा जो है वो निकाला जाता है। तो ये पैसे निकालने की जो प्रक्रिया है एडवांस की जो है, ये भी कौन करता है, ये इसका भी जो पावर है वो राष्ट्रपति के पास ही है। फिर आप हमने देखा ही था फाइनेंस कमीशन, जो हर 5 साल में राष्ट्रपति फाइनेंस कमीशन का एक क्या करते हैं, बनाते हैं, कंस्टिट्यूट करते हैं। देन हम बात करें इनकी अगली शक्ति की जो है जुडिशियल पावर्स। जुडिशियल पावर्स, इनकी जो न्यायिक शक्तियां हैं उनकी बात करें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये अपॉइंट करेंगे, जजेस को अपॉइंट करेंगे, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस को, और ये एडवाइस ले सकते हैं। किससे ले सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट से ले सकते हैं। बट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई जो एडवाइस है वो इनके ऊपर बाउंड नहीं होती, चाहे तो वो मान सकते हैं, नहीं तो नहीं मान सकते। कोई ऐसा लॉ के ऊपर जो क्वेश्चन है जो इनको पूछना है वो पूछ सकते हैं आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास। देन ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको भी बताने वाला हूं, दैट इज आर्टिकल नंबर 72। आर्टिकल नंबर 72 ये बोलता है कि राष्ट्रपति जो हैं वो क्या कर सकते हैं, वो क्षमा दान कर सकते हैं, मतलब पार्डन। किसको कर सकते हैं, पार्डन कर सकते हैं, उनकी सजा को कम कर सकते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे फांसी की सजा हुई है, यदि वह राष्ट्रपति को क्या करे, यदि वह राष्ट्रपति को क्षमादान के लिए लेटर पेश करे तो उसे क्षमादान दिया जा सकता है। ये केवल और केवल राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है। तो आर्टिकल 72 के तहत वो पार्डन ग्रांट कर सकते हैं। बट इसमें भी आपके पास क्या है, कुछ क्लॉज हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी को फांसी की सजा हुई थी तो वो चाहे तो उसे पूरे के पूरे सजा को कम करा सकते हैं, ठीक है, या फिर सजा को बदल भी सकते हैं, उम्र कैद में बदल दिए या किसी और चीज में, ठीक। उसके बाद ये सजा में कटौती भी कर सकते हैं, और जो भी इनको फेवरफुल लगता है वहां पर, जिससे वो व्यक्ति जो है वो जो इनके पास आया हुआ है एग्रीड पर्सन जो है, यदि उनके फेवर में ये इनको लगता है तो ये अपनी इस शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये जो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है उसका जो दायरा है वो बहुत बड़ा है, बट गवर्नर की क्षमादान की शक्ति का दायरा छोटा है, ठीक है। और मिलिट्री जो भी कानून होते हैं, जैसे मान लीजिए कोर्ट मार्शल वर्ड आपने सुना होगा, किसी के कोर्ट मार्शल के खिलाफ यदि जो कोर्ट मार्शल जिनका हुआ है वो अगर अपील करना चाहे वो जो है राष्ट्रपति के पास, तो भी उनको इस पावर के थ्रू अधिकार है कि वो इनके मैटर्स को भी डील कर सकते हैं। तो बहुत वाइड जुडिशियल पावर भी इनको दी गई है। देन हम बात करें इनके मिलिट्री पावर्स की, तो आपने जरूर सुना होगा कि जो भी आर्म्ड फोर्सेस हैं, आर्म्ड फोर्सेस के जो हेड हैं हमारे, आर्मी चीफ, नेवल चीफ एंड एयरफोर्स चीफ, उनकी जो नियुक्ति है वो कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। देन ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्स, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्स। आर्म्ड फोर्सेस के सैन्य बलों के क्या होते हैं, सुप्रीम कमांडर होते हैं, सर्वोच्च कमांडर होते हैं। फिर आप वार किसी के ऊपर या पीस या ट्रीटी जो भी है, ठीक है, मान लीजिए किसी देश ने हम पर आक्रमण कर दिया तो उस पर वार करना है कि नहीं, उस पर वार डिक्लेयर करना है कि नहीं, पीस ट्रीटी करनी है कि नहीं, और वार को खत्म करना है, ये सारा डिसीजन जो है वो कौन लेता है, ये राष्ट्रपति के पास ये पावर है। मिलिट्री पावर्स इनके तहत दी गई है। देन हम बात करें अनदर इंपॉर्टेंट पावर, दैट इज इमरजेंसी। आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि इमरजेंसी के जो कुछ प्रावधान है कहां से लिया गया था, तो हिटलर इमरजेंसी लगाता है, मतलब जर्मनी से लिया गया था। यस, आप बिल्कुल सही है। तो 3 प्रकार की इमरजेंसी की बात की गई है। फर्स्ट इज द नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात जिसे बोलते हैं, आर्टिकल नंबर 352। देन आप बात करें स्टेट इमरजेंसीज की, इसको 356 बोला जाता है। देन फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसे वित्तीय आपात कहा जाता है, आर्टिकल 360। इसको मैं और डिटेल में आपको बाद में पढ़ाऊंगा, बट अभी याद रखना है कि ये तीनों को डिक्लेयर करने की जो शक्ति है वो किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है।
डिक्लेयर करने की मैं बोल रहा हूँ, उसके आगे की शक्तियां हम उसके चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। देन हम बात करें वीटो पावर की। वीटो पावर मतलब किसी भी बिल को जब राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो बिल जो है वो प्रोसेस आपको लोकसभा और राज्यसभा, जब हम संसद पढ़ेंगे तो वहां जरूर पढ़ाऊंगा, बट अभी शॉर्ट में समझाता हूँ कि जो वीटो पावर का मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति के पास भेजे गए किसी बिल को राष्ट्रपति का सिग्नेचर, यहाँ सिग्नेचर रिक्वायर्ड है, तो अगर बिल में वो साइन नहीं करेंगे तो वो बिल एक्ट नहीं बनेगा, वो कानून नहीं बनता है, तो भले ही वो सदन उसको पास भी कर दे। तो यहाँ पर राष्ट्रपति के पास 3 टाइप की वीटो पावर है। द फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट वीटो, देन सेकंड वन इज सस्पेंसिव वीटो एंड द थर्ड वन इज पॉकेट वीटो। सबसे पहला जो वीटो पावर है एब्सोल्यूट वीटो, इसमें वो बोल सकते हैं कि मैं अपना एसेंट नहीं दूंगा, और जब ये ऐसा बोल देते हैं तो वहीं पर ही वो बिल खत्म हो जाता है, एंड्स हो जाता है बिल, और वो एक्ट नहीं बन पाता। सस्पेंसिव वीटो, राष्ट्रपति बिल को सस्पेंड करते हैं, वापस भेजते हैं कहाँ, पार्लियामेंट के पास। देन पार्लियामेंट यदि उसे फिर से पास करके भेज दे राष्ट्रपति के पास, तब उन्हें फिर उसमें साइन करना पड़ता है। तो सस्पेंसिव वीटो इज ए जस्ट अ डिलेइंग प्रोसेस, मतलब राष्ट्रपति चाहते हैं कि उसमें कुछ क्या हो जाए, कुछ करेक्शन हो जाए। देन हम बात करें पॉकेट वीटो की, इसको हिंदी में बोलते हैं जेबी वीटो। आप सभी के पास पॉकेट होगा, तो यदि आप राष्ट्रपति इस जेबी वीटो का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि ना तो वो अपना एसेंट दे रहे हैं, रेटिफाई कर रहे हैं, ना ही वो रिजेक्ट कर रहे हैं, बट वो क्या कर रहे हैं, डिले कर दे रहे हैं या पेंडिंग में डाल देना। इसको सीधा से आप समझ सकते हो, पेंडिंग में डाल देना। कितने समय के लिए, तो इनडेफिनिट टाइम, अनिश्चित काल के लिए वो क्या कर देना, उसको पेंडिंग में रख देना। मतलब ना तो बिल रिजेक्ट हुआ उनकी तरफ से, ना तो बिल पास हुआ उनकी तरफ से। ये जेबी वीटो का पावर जो है वो यूज करते हैं, मतलब बिल उनके पास आया, वो कागज को फोल्ड करके अपने जेब में रख करके चले गए। इसका आप सीधा सा मतलब ये समझ सकते हैं, ना हाँ बोले ना बोला। तो जेबी वीटो का प्रयोग एक बार हुआ है, वन टाइम, बाय ऑनरेबल प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह जी, और ये था इंडियन पोस्ट बिल जो आया था, उस पर इन्होंने क्या किया था, जेबी वीटो का प्रयोग किया था। ये सारा चीज आपको नोट्स में मिलेगा। देखिए पीडीएफ जो नोट्स में आपको बना रहा हूं, यहाँ पर जितना भी हम पढ़ रहे हैं वो सारा चीज आपको वहां डिटेल में मिलेगा। अगर कुछ आपसे मिस हो जाएगा तो आपको वहां पीडीएफ में मिल जाएगा। और भी कुछ जानकारियां हैं, हो सकता है मैं क्लास के बीच में भूल जाऊं, बट वहां जो नोट्स बन रहा है वो आपके पूरे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाया जा रहा है। देन हमने बात करी ली थी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर की, जो आर्टिकल 123 के तहत उन्हें प्राप्त है कि यदि लोकसभा और राज्यसभा जो है वो उनकी कार्यवाही नहीं है, अभी वो कार्य नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा कोई लोकहित का विषय जिस पर ऑर्डिनेंस जरूरी है, तो वो क्या कर सकते हैं, उन्हें पास कराया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, और 6 महीने के भीतर, 6 महीने तक क्या होता है वो लागू होता है, और 6 महीने के भीतर सदनों के द्वारा उसे पारित करना पड़ता है, तो नहीं तो वो फिर समाप्त हो जाता है। ठीक है, बट ऑर्डिनेंस में एक आपको याद रखना है कि ये अमेंडमेंट्स वाला ऑर्डिनेंस नहीं ला सकते, संविधान में परिवर्तन नहीं कर सकते, बट इसके अलावा जो भी ऑर्डिनेंस अदर बिल्स है वो पास कर सकते हैं। मतलब आर्टिकल 368 का जो इस्तेमाल है वो ये नहीं कर पाएंगे, दैट इज अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद जो भी ऑर्डिनेंसेस हैं उस सब्जेक्ट पर ला सकते हैं। तो राष्ट्रपति के जो टॉपिक था हमारा, उस पर आपके लिए इतना ही, बट मैं आपको चाहूंगा कि प्रेसिडेंट का जब भी आप नोट्स बनाएं तो नोट्स को आप ऐसा बनाएं कि आपके पास वहां स्पेस होनी चाहिए, कुछ स्पेस आप छोड़ दे। जैसे मान लीजिए 2 पॉइंट आपने लिखा तो कुछ स्पेस वहां छोड़ दीजिए, या कॉपी को 2 भाग में बांट लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड पर आप नोट्स लिखिए और राइट हैंड साइड पे कुछ स्पेस छोड़ दीजिए। हर बार क्वेश्चन वहां से आते हैं, आप वहां नोट कर लीजिए। अगर आपके नोट्स में पुराने पेपर्स को यदि आप लगा रहे हैं और वहां पर ऐसा क्वेश्चन कुछ है जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड नहीं कर पाए हैं, तो वहां पर आप अपना नोट लिख लीजिए। ये एक नोट बनाने का तरीका होता है जब आप जनरल स्टडीज पढ़ते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।